जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 जो आपका होने वाला है, उसके लिए सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ। और आज के जनरल साइंस के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार-बार पूछे जाएंगे और आप सभी ने इसके लिए बहुत बार बोला है हमें कि आप सामान्य विज्ञान के या जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आइए। ये जो क्लास है ये अब डेली क्लास आएगी और कोशिश करेंगे कि ये डेली आपकी क्लास चले ताकि एग्जाम तक हम लोग 500 से लगभग 1000 क्वेश्चन 500 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, जिससे कि आपके एग्जाम में जो 6 से 7 क्वेश्चन फंसने वाले हैं वो आपके कंप्लीट हो जाए एग्जाम में और वो पूरी तरह से आपको 6 से 7 नंबर आपके आ जाए उसमें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में बिना किसी देरी के। आज की क्लास में आज का पहला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम डैश से बना है। जो क्रोमोसोम होता है ये किससे बना होता है ये बताना। डीएनए से, आरएनए से, कार्बोहाइड्रेट से या लिपिड से। तो क्रोमोसोम की बात करेंगे, क्रोमोसोम आपका डीएनए से बना होता है। क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है। और डीएनए की बात करेंगे, इसका जो है डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। और डीएनए में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है अगर आपसे पूछता है तो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है डीएनए में, ठीक है। और डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। आपसे अभी बीपीएससी तैयारी में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि डीएनए कैसा पदार्थ है। ये इससे आनुवंशिक होता है, ये आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए, ठीक है। और इसमें डीएनए में गुणसूत्र पाए जाते हैं। हर एक व्यक्ति के शरीर में डीएनए होता है, डीएनए में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्रोमोसोम डीएनए से बनकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पके टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो पके हुए टमाटर होते हैं उनका लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। हार्मोन, विटामिन, क्लोरोफिल या कैरोटीनाइड। याद रखेंगे जो पके हुए टमाटर होते हैं इनमें लाल रंग कैरोटीनाइड के कारण होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और टमाटर का जो हरा रंग है ये किसके कारण होता है। तो टमाटर कच्चा टमाटर होता है। कच्चा टमाटर जो होता है इसका हरा रंग होता है, देखा होगा हरा रंग होता है। लाल रंग जो हो जाता है तो कैरोटीनाइड होता है। लेकिन याद रखेंगे जो इसमें हरा रंग होता है ये क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण ये जो है हरा रंग होता है, याद रखिए क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जब हम धीमी ध्वनि को तेज ध्वनि आयाम में बदलते हैं तो हम इसकी डैश में वृद्धि करते हैं। आवृत्ति में, आयाम में, वेग में या तरंग दैर्घ्य में। जब हम कोई जैसे मोबाइल की साउंड है, आप मोबाइल में गाना सुनते हैं और उसकी धीमी ध्वनि को तेज ध्वनि आयाम में बदलते हैं तो इसकी ध्वनि को आप लोग क्या करते हैं, याद रखेंगे इसकी ध्वनि जो होती है, इसकी ध्वनि को हम लोग इसमें आयाम में परिवर्तन करते हैं। अधिकतम आयाम में विस्थापन करते हैं। आपने देखा होगा आयाम का अधिकतम विस्थापन करते हैं। अधिकतम विस्थापन करेंगे आयाम में, साउंड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं, जैसे प्रबलता, पहला होता है प्रबलता, आयाम। प्रबलता में क्या होता है, जैसे जैसे प्रबलता बढ़ाती है, प्रबलता बोले तो प्रबलता, प्रबलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके आयाम के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयाम के होता है, मतलब प्रबलता बढ़ाएंगे, अगर प्रबलता बढ़ाएंगे तो आयाम बढ़ेगा। इसी तरह आयाम बढ़ाएंगे तो भी प्रबलता बढ़ेगा। और बी ऑप्शन इसके राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी नहीं। सेलुलोज से बनी कौन सी कोशिका भित्ति नहीं होती है। बैक्टीरिया, हाइड्रिला, आम का पेड़ या कैक्टस। इसमें बताना है इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है। ये है बैक्टीरिया की जो कोशिका है ये सेलुलोज की नहीं बनी होती है, यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रिला, जो हाइड्रिला होता है, हाइड्रिला की कोशिका सेलुलोज की बनी होती है। आम का पेड़ की जो कोशिकाएं होती हैं ये भी सेलुलोज की होती है। कैक्टस भी सेलुलोज का होता है। याद रखेंगे जो बैक्टीरिया है इसकी कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लाइसोसोम से उत्पन्न होता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम की बात करेंगे तो लाइसोसोम जो होता है इसकी खोज किसने की थी। अगर लाइसोसोम की बात करें खोज की, लाइसोसोम की खोज किसने की, याद रखेंगे डी डुए। याद रखेंगे डी डुए ने इसकी खोज की थी। डी
ठीक है। और इसका निर्माण जो है गाल्जी काय के द्वारा होता है। जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम का जो निर्माण है ये गाल्जी काय के द्वारा होता है। और लाइसोसोम किससे उत्पन्न होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी काय केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया, ये गाल्जी काय से उत्पन्न होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसका जो कार्य होता है पाचक एंजाइम का निर्माण करना होता है। जो इसका कार्य है पाचक एंजाइम होता है। जो भी पाचक एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम का निर्माण करना होता है इसका कार्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लोहे के कठोर और मजबूत बनाने के लिए लोहे में निम्न से क्या मिलाया जाता है? जस्ता, तांबा, कार्बन, सोडियम। लोहे को जो कठोर बनाते हैं तो उसमें कार्बन मिलाते हैं। कार्बन मिलाया जाता है लोहे को कठोर बनाने के लिए। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मनुष्यों के ऊतकों में ऑक्सीजन एसिड की कमी के दौरान पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कहाँ होता है? पायरुविक एसिड होता है, ये लैक्टिक एसिड में कहाँ पर परिवर्तित होता है? याद रखेंगे, ये साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या गाल्जी का साइटोप्लाज्म में ये पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। अमीबा पर अस्थायी उंगली अमीबा पर अस्थायी उंगली जैसे एक्सटेंशन को कहा जाता है? अमीबा जो होता है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता, जैसे ऐसा भी होगा, कहीं पे आप ऐसे देखेंगे ऐसे भी होगा। अमीबा का कोई आकार नहीं होता। और अमीबा पर जो अस्थायी उंगलियां होती हैं, ये एक्सटेंशन को इनके क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, यूडोपोडिया, यस इलिया। इसको हम लोग कहते हैं यूडोपोडिया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है? कार्बनिक यौगिक कौन सा है ये बताना है। H2O, NaCl, CO2 या C2H6। इसमें जो है कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे तो H2O कार्बनिक यौगिक नहीं है, ना तो सोडियम क्लोराइड है, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बनिक यौगिक की बात की गई C2H6। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपका एथेन होती है C2H6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग करते हैं कहलाता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन या वाष्पोत्सर्जन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं श्वसन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्वसन कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में आपको ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है। और पाचन में क्या होता है? तो पाचन में जटिल अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। जटिल अणु इसमें टूटते हैं सरल अणु। तो पाचन जब होता है जटिल अणुओं का सरल अणुओं में पाचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? रक्त का जो स्कंदन होता है इसमें मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? ए डी बी के। यहाँ पे के आपका जो होता है विटामिन के, ये रक्त के स्कंदन में जो है मदद करता है। इसी को बोलते हैं रुधिर का थक्का जमना। रुधिर का थक्का जमना। और ये विटामिन के द्वारा ही होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रकाश संश्लेषण में अभिक्रिया होती है स्टोमा में, ग्रेना में, कोशिका द्रव्य में या प्लाज्मा झिल्ली में? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है, इसमें होता है प्रकाश अभिक्रिया, ये होता है ग्रेना में। प्रकाश संश्लेषण में अगर प्रकाश अभिक्रिया होती है, इसका प्रकाश संश्लेषण में जो अभिक्रिया है ये होती है प्रकाश में, ग्रेना में होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अंधकार की बात करेंगे तो अंधकार में जो मतलब अभिक्रिया होती है वो स्टोमा में होती है। जब अंधकार होता है, मतलब जब अंधेरा होता है उस टाइम पे स्टोमा में होती है, और जब प्रकाश होता है तो प्रकाश में ग्रेना में होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किसी पिंड का विस्थापन अपन एक मात्रा है, अदिश राशि, वेक्टर, अदिश और सदिश, इनमें से कोई भी उल्लेखित नहीं है। पिंड का विस्थापन की बात करेंगे तो वेक्टर राशि होती है या सदिश राशि होती है? वेक्टर या सदिश राशि होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि होती है, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14।
जब नेत्र लेंस की फोकस लंबाई बहुत अधिक होती है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो नेत्र लेंस होता है, अगर उसकी लंबाई बहुत अधिक होगी तो उसमें कौन सा लेंस होगा या कौन सा दोष उत्पन्न होता है, ये बताना है। उसमें प्रेसबा प्रेसबायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या ए और बी दोनों। याद रखिए यहाँ पर जब लेंस की फोकस लंबाई बहुत अधिक होती है, यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया। और ये दूरदृष्टि दोष, दोष इसी को बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। और जब निकट दृष्टि दोष होता है तो मायोपिया होता है। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे तो बोलते हैं मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक वंशानुगत रक्त विकार है जिसके कारण इस स्थिति से पीड़ित लोग हीमोग्लोबिन बनाने में समर्थ होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बोन मैरो फेलियर या अस्थि मज्जा विफलता, थैलेसीमिया रोग या घनस्त्रता। तो इसको कहते हैं थैलेसीमिया। अगर एक वंशानुगत विकार है और जिसके कारण इस मतलब इस स्थिति से जो पीड़ित लोग होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन बनाने में समर्थ होते हैं, उसे थैलेसीमिया कहते हैं। बी ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए विटामिन डी के साथ साथ, यहाँ पे 17/40 नहीं, साथ साथ विटामिन ए भी विटामिन है, विटामिन B12 को संग्रहित करता है? मस्तिष्क, यकृत, अग्नाशय, लाल रक्त कोशिकाएं। इसमें जो है यकृत, यकृत जो होता है ये शरीर का जो मतलब यकृत है, यकृत विटामिन ए विटामिन डी के साथ साथ विटामिन B12 को भी संग्रहित करता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्रिप्टोगैमस पौधे क्या है? फूल रहित पौधा, बीज रहित पौधा, बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं या उपरोक्त सभी? तो जो क्रिप्टोगैमस होते हैं, क्रिप्टोगैमस पौधे जो होते हैं ये फूल रहित पौधा होता है, इसमें फूल नहीं होता है, इसमें बीज भी नहीं होता है और बीजाणुओं के द्वारा ये प्रजनन करते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? जे.ई. सल्क, कार्ल बेंडा, चार्ल्स लावेरान या एंटोनी वैन लीeuwenhoek? याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की बात करेंगे तो इसकी खोज जो है, खोज की बात करेंगे तो खोज कोलिकर ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की खोज की बात करेंगे तो केलकर ने की, कोलिकर नामक वैज्ञानिक। और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को पहली बार जिसने दिया था उसका नाम था कार्ल बेंडा नाम था, इसको बोल देते हैं सी बेंडा। ठीक है, इसको सी बेंडा भी लिखा जाता है। बी ऑप्शन। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है और इसमें गोलाकार डीएनए पाया जाता है और यह श्वसन का केंद्र होता है और इसे माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस भी कहा जाता है। पावर हाउस भी इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं की क्षति से बचाता है? तो उपकला कोशिकाओं है उनकी क्षति से बचाता है कौन सा प्रोटीन? कोलेजन, इलास्टिन, एक्टिन या केराटिन? तो केराटिन जो प्रोटीन होता है ये उपकला कोशिकाओं को क्षति से बचाता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जब कोई व्यक्ति रोता है तो किसकी सक्रियता के कारण नाक से पानी जैसे स्राव होता है? जब कोई भी व्यक्ति रोता है उस समय किसके कारण नाक से पानी के जैसे स्राव होने लगता है? लार ग्रंथि, लैक्रिमल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि? याद रखेंगे इसका मुख्य कारण है लैक्रिमल ग्रंथि। लैक्रिमल ग्रंथि को ही अश्रु ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ये अश्रु ग्रंथि भी होती है और इसी के कारण नाक से पानी जैसे स्राव होने लगता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और लार ग्रंथि की बात करेंगे तो लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं, आप सभी को पता है लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। स्थितियों का कौन सा युग्म गैस को तरल बनाने का सबसे आसान तरीका दर्शाता है? तो स्थितियां जो होती हैं इनका कौन सा युग्म गैसों को तरल बनाने का सबसे आसान तरीका दर्शाता है? कम तापमान और उच्च दाब, उच्च तापमान और निम्न दाब, कम तापमान और कम दाब, तापमान और उच्च दाब। यहाँ पे कम तापमान और उच्च दाब जब होता है तो ये गैस को तरल बनाने का सबसे आसान तरीका होता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है तब संभव है जब प्रकाश डैश में प्रवेश करता है? निर्वात से हवा, हवा से कांच, पानी से हवा,
या हवा से पानी। आपने हमेशा देखा होगा प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये तभी सबसे अधिक मतलब जब प्रकाश प्रवेश करता है पानी से हवा में। पानी से जब हवा में प्रकाश प्रवेश करता है अर्थात सघन से विरल माध्यम में जब प्रवेश करेगा, ये टोटल इंटरनल संभव है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। राकेट गैस निकलने की प्रतिक्रिया के कारण ऊपर जाता है और यह किस नियम का एक उदाहरण है? जो रॉकेट है ये गैस निकलने की प्रतिक्रिया के कारण ऊपर जाता है और यह किस नियम का एक उदाहरण है? न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम या गति के संरक्षण का नियम। याद रखिएगा न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है, आपने रॉकेट देखा होगा, सभी ने देखा होगा। रॉकेट कुछ इस आकार का होता है, रॉकेट आपका ऐसा होता है और यहाँ पे उसके जो है आग निकलती है, ठीक है। और इसी को जो आग की गैसें होती है, गैसें निकलती है, ये क्या करती है? पृथ्वी पर क्रिया करती है, पृथ्वी से क्या करती है? क्रिया लगाती है, फोर्स लगाती है। इससे क्या होती है? अपोजिट एक प्रतिक्रिया होती है, अपोजिट एक प्रतिक्रिया होती है और यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है न्यूटन का गति का तीसरा नियम। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। न्यूटन के गति का पहला नियम की बात करेंगे, इसे क्या कहते हैं? न्यूटन की गति के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम में क्या होता है? यदि कोई वस्तु गतिमान है या विराम अवस्था में है, वो अपनी गति का विरोध करती है, अर्थात जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है और उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होता है? बल का नियम होता है। जब किसी वस्तु पर जितना बल लगाएंगे वो बल का नियम हो जाएगा। और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड का जो वेग है ये क्या है? इसकी कैलोरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है 20 जूल है, काइनेटिक एनर्जी 20 जूल। और 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड क्या होगा ये बताना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ पे एम द्रव्यमान है और बी इसका वेग है। चलिए इसी फॉर्मूले पे इसको रख लेते हैं। 100 ग्राम बराबर क्या होगा? 100 ग्राम बराबर लिख सकते हैं 1/10 kg, 1/10 kg लिख सकते हैं इसे। तो काइनेटिक एनर्जी हमें दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी है 20 जूल बराबर 1/2 इंटू 1/10 वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कर सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 × 20 यानी कि 400 हो जाएगा। तो वी स्क्वायर यहाँ पे दोनों का स्क्वायर हटाएंगे, इसका रूट इधर रूट आ जाएगा। वी बराबर हमारा होने वाला है 20 मीटर पर सेकेंड। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 25। पृथ्वी की सतह से 2r ऊंचाई मतलब 2r ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा ये बताना है। गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जी बराबर। और जी डैश बराबर होगा यहाँ पे जी इंटू r/r प्लस एच होल टू द स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे 9.8 इंटू r/r प्लस 2r होल टू द स्क्वायर 9.8। यहाँ पे r/, क्या हो जाएगा 3r, r से r क्या हो जाएंगे? यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। और 3 यहाँ पे 3 है, 3 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, ये जो 1/3 हो गया ये, और ये दोनों अभी स्क्वायर में, ठीक है। ये स्क्वायर में अभी कटेगा नहीं। 9.8 है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ज्यादा जगह नहीं। 9.8 बराबर हो जाएगा 1/, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/9, तो इसे 9 को इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। ये आएगा कुछ 9.8/9, ये 1.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लगभग, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 1.1 मीटर पर सेकेंड। देखो मैं एक बार समझा देता हूँ, ज्यादा जगह नहीं इसलिए थोड़ा सा उसमें कम समझ में आया हुआ। आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, त्वरण को हम जी डैश मान लेते हैं और गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जैसे पृथ्वी की सतह से 2r ऊंचाई, इसकी हाइट दिया हुआ है तो हाइट इसकी है 2r। इसका फॉर्मूला होता है जी डैश बराबर, तो गुरुत्वीय त्वरण को जी डैश डिनोट करते हैं और जी डैश बराबर होता है जी इंटू r/r प्लस एच होल टू द स्क्वायर। यहाँ पे जी का मान रख देंगे 9.8 मीटर
और यहाँ पे r अपन r प्लस 2r प्लस 1 3r हो गया, तो 9.8 होल टू दी पावर है 1 r से r कैंसिल हो जाएगा, 1/3 को स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। 9.8 अपन इंटू 1/9 से मतलब भाग देंगे तो लगभग 1.1 आएगा। ठीक है, ये लगभग आएगा 1.1 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 26। जब एक लोहे की गेंद को नीले कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन हरा हो जाता है, क्योंकि आयरन कॉपर को विस्थापित करता है, कॉपर आयरन के साथ धात्विक बंध बनाता है, कॉपर आयरन को विस्थापित करता है, ये कॉपर के साथ आयरन समस्थानिक बनाता है। याद रखिए, जब एक लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो आयरन कॉपर को विस्थापित करता है। ऑप्शन हो जाएगा, आयरन कॉपर को विस्थापित करता है। कैसे, देख लीजिए, जब एक लोहे की कील को नीले कॉपर के सल्फेट में विलयन में डुबोया जाता है, लोहे की कील मतलब आयरन को Fe हो जाएगा प्लस नीला कॉपर सल्फेट USO4, इसे कॉपर सल्फेट बोलते हैं, और इसको जब लोहे में डुबोते हैं विक्रिया करके हो जाता है फेरस सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, यहाँ पे कॉपर विलयन हरा हो जाता है फेरस सल्फेट की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग सबसे कम होती है? रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग, एक्स किरणें या गामा किरणें? किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? गामा, गामा रेज की सबसे कम होती है। याद रखें, गामा जो रेज होती है उनकी सबसे कम होती है, और सबसे अधिक की बात करेंगे तो सबसे अधिक जो है इनकी रेडियो तरंगों की, रेडियो तरंगों की सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य। सबसे ज्यादा देखो गामा करण, गामा किरणें होती हैं, गामा विकिरण, फिर एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें और रेडियो किरणें, ये इनका क्रम है। अगला है 28। एक धातु यम आवर्त सारणी के पहले वर्ग में है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो एक धातु एम आवर्त सारणी के पहले वर्ग में है और इसके ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा M2O, M2O हो जाएगा, ये ऑप्शन लिख जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन ऑक्साइड है? इसमें कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, B2O3, SiO2। यहाँ पे याद रखें, उदासीन ऑक्साइड की बात करेंगे, उदासीन ऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सभी जो अधातु होते हैं, धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, हमेशा आप याद रखेंगे। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, परंतु कुछ अधातु ऑक्साइड जैसे H2O, CO2, CO, N2O और N2O ये उदासीन होते हैं। उदासीन कौन कौन से होते हैं मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उदासीन ऑक्साइड की बात करेंगे, उदासीन होते हैं H2O, ये होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी जो है उदासीन ऑक्साइड के मतलब उदाहरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है? नाइट्रोजनी क्षार प्लस फॉस्फेट समूह, नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा, फॉस्फेट समूह प्लस शर्करा। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उम्मीद है कि आप सभी को क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास का राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अच्छी क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं हमसे टेलीग्राम चैनल पे, या डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसको आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, और सभी लोग इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अभी तुरंत अपलोड हो जाएगी। तो इसका जो PDF है आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और वहां से इसको डाउनलोड करके दोबारा से अपना रिविजन कभी भी कर सकते हैं। ये हमेशा PDF में टेलीग्राम में डली रहेगी, तो वहां से आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहां से आपका जो लिंक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।